गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम पढ़ रहे थे अध्यक्ष जो प्रमुख है सभी मिलकर के लोकसभा के सदस्य मिलकर के एक मॉनिटर चुनते हैं जिसको अध्यक्ष कहते हैं और उसी के साथ दूसरा मॉनिटर चुनते हैं जिसको कहते हैं उपाध्यक्ष। तो लोकसभा के सदस्य मिलकर के इन दोनों पदों को नियुक्त करते हैं। भारतीय अब देखिए अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां कि हमारी भारतीय लोकसभा जो नई दिल्ली में स्थित है, संसद के ही दो सदन हैं, उस भवन के अंदर लोकसभा भी संचालित होती है और राज्यसभा भी। तो लोकसभा के अध्यक्ष के लगभग वे ही अधिकार प्राप्त हैं जो ब्रिटिश लोक सदन के अध्यक्ष को है, यानी ब्रिटेन के जो लोक सदन को प्राप्त अधिकार है वो ही हमारे अध्यक्ष को प्राप्त है। अब देखिए इस अध्यक्ष को क्या क्या कार्य दिए हैं। अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता की जाती है, क्योंकि लोकसभा की बैठक साल में 2 बार होती है और वो किस प्रकार अपनी अध्यक्षता के रूप में उसको संचालित करता है। और अध्यक्ष होने के नाते उसके द्वारा सदन में शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने का कार्य किया जाता है। लोकसभा का समस्त कार्यक्रम और कार्यवाही अध्यक्ष के द्वारा ही निश्चित की जाती है। वह सदन के नेता के परामर्श से विभिन्न विषयों के संबंध में वाद विवाद का समय निश्चित करता है। अगर किसी विषय पर वाद विवाद हो जाता है तो अध्यक्ष ही उसका समय निश्चित करता है कि इस विषय पर चर्चा की जाएगी। वह सदन की कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है। प्रवर समितियों के सभापतियों को वही नियुक्त करता है। प्रवर समिति होती है जो कानून बनाने वाली समिति के सदस्य होते हैं, वो उसी के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उन प्रतिनिधियों को नियुक्त करता है जो किसी न किसी प्रकार से कानूनों के ज्ञाता हो। जैसे मान लो कोई वकील हो प्रतिनिधि के रूप में, तो उसको कानून बनाने की व्यवस्था के लिए नियुक्त किया जाता है। इन समितियों के द्वारा उसके निर्देशन में ही कार्य किया जाता है। अब देखिए अध्यक्ष ही यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धनी विधेयक है अथवा नहीं। तो अध्यक्ष के ऊपर निर्भर है कि कौन सा विषय धनी विधेयक है या नहीं है। संसद और राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार उसके द्वारा ही होता है कि संसद से कोई पत्र व्यवहार करना हो तो अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अब अपना दूसरा सदन है संसद का उच्च सदन राज्यसभा। अब देखिए राज्यसभा की रचना किस प्रकार हमारे प्रमुख संविधान में लिखा गया है कि एक राज्यसभा भी होगी। तो हमारे यहाँ लोकतंत्र के जो प्रमुख कह सकते हो आप, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का लोकतंत्र विद्यमान है। यहाँ लोकसभा में तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और राज्यसभा में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय सदन, जिसको हम कहते हैं उस सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके प्रतिनिधियों की आयु 30 वर्ष होती है और लोकसभा के प्रतिनिधियों की आयु 25 वर्ष होती है। इसलिए इसको बड़ा सदन कहा जाता है कि इसमें बड़े लोग बैठते हैं। इसे लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां प्राप्त है, लेकिन फिर भी इसका अपना महत्व और उपयोगिता है कि लोकसभा से राज्यसभा को कम शक्तियां प्राप्त है, फिर भी ये स्थायी सदन है, इसीलिए इसका अपने आप में बहुत महत्व है। सदस्य संख्या और निर्वाचन पद्धति कि इसके सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई है और निर्वाचन किस प्रकार होता है। संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। कि हमारे संविधान लिखा गया उस समय इसकी संख्या 250 रखी गई थी, किंतु वर्तमान समय में यह संख्या 245 ही है कि वर्तमान में 245 सीटों के ही चुनाव हो रहे हैं अभी और 5 सीटें भी रिक्त पड़ी है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कहते हैं 245 में से 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, बाकी जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि अपना वोट दे करके ऐसे सदस्यों को चुनते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति किन व्यक्तियों को चुनता है। अब देखिए राष्ट्रपति विज्ञान कला साहित्य में निपुण व्यक्तियों को। तो ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा या खेल के क्षेत्र में विशेष ज्ञान का अनुभव प्राप्त होता है। कि किसी न किसी प्रकार के ये ऊपर पॉइंट दिए गए हैं, इनमें ज्ञान प्राप्त व्यक्ति को राष्ट्रपति 6 वर्ष के लिए सदस्य नियुक्त करता है, क्योंकि इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जैसे आपने जाना होगा सचिन तेंदुलकर जो हमारे भारतीय क्रिकेट का कप्तान है, उसको प्रमुख राज्यसभा का सदस्य बनाया गया राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि वो खेल के क्षेत्र में अग्रणी था।
खेल जगत में उसने महारत हासिल की क्रिकेट में, इसलिए उसको 6 साल के लिए राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। राज्य विधानमंडलों द्वारा 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं। कि जो राज्य विधानमंडल के प्रतिनिधि हैं, जिनको हम कहते हैं एमएलए, यानी राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य, इन लोगों को वोट देते हैं, जनता वोट नहीं देती है। तथा इन सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधि की एकल संकर्ण पद्धति के अनुसार संघ के विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। कि जहां संघीय क्षेत्र हैं उनमें प्रमुखतः विधानसभा के सदस्य वोट देते हैं। जैसे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन दिल्ली में विधानसभा है। जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है, केंद्र शासित प्रदेश हो गए जम्मू कश्मीर भी। तो यहाँ इन विधानसभा के जो सदस्य हैं, जिनको हम एमएलए कहते हैं, वो लोग वोट देते हैं और राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य वोट देते हैं। ये राज्यसभा के सदस्यों को वोट देते हैं। तो अब देखिए कि सदस्यों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए जो राज्यसभा के सदस्य बनाए गए हैं। राज्यसभा के सदस्य के लिए वे ही योग्यताएं हैं जो लोकसभा के सदस्यों के लिए है। अंतर केवल यही है कि लोकसभा की सदस्य के लिए आयु 25 वर्ष थी, किंतु राज्यसभा की सदस्यता के लिए 30 वर्ष या इससे अधिक की आयु होना आवश्यक है। कि केवल थोड़ा सा अंतर है आयु का, बाकी सेम अन्य जो 4 योग्यताएं हैं वो ही होगी। केवल आयु में अंतर है कि लोकसभा में आयु 25 वर्ष है और राज्यसभा की आयु 30 वर्ष है। 30 वर्ष या 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति अपने प्रतिनिधि के रूप में विधानसभा के सदस्यों से वोट ले सकता है। निर्वाचन आयोग में अपना फॉर्म लगाता है और फिर प्रतिनिधि के रूप में वह जीतता है, एक सीट से एक ही जीतता है। और अन्य योग्यताएं अगर आपको वही 4 लिखनी है कि वह भारत का नागरिक होता है, किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, और जो अन्य अपनी लोकसभा की योग्यताएं हैं वो सेम इसी की होती है, केवल आयु में अंतर है जो अभी अपन ने पीछे पढ़ा था। अब देखिए सदस्यों की योग्यता के बाद में अब है सदस्यों का कार्यकाल। हमने लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए पढ़ा था। यहाँ देखिए राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भी इसके सदस्यों का कार्यकाल एक साथ समापन नहीं होता है, जो कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है और राज्यसभा 1/3 सदस्यों के प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यानी कि 1/3 सदस्य, 1/3 का मतलब हो गया 33% सीटें। तो इसकी सारी सीटों का चुनाव एक साथ नहीं होता है। प्रारंभ में 1/3 सीटें भरी जाती है और 1/3 सीटें भरने के बाद में इन 1/3 सीटों को जब भर लिया जाता है तो भरने के बाद में अगले 2 वर्ष बाद में फिर 1/3 सीटें भरी जाती है, फिर अगले 2 वर्ष बाद में फिर 1/3 सीटें भरी जाती है। तो फिर अगले 2 वर्ष बाद में जो 1/3 सीटें भरी गई थी 4 वर्ष पहले, यानी कि उनका कार्यकाल 6 वर्ष का हो जाएगा, तो वो अपने आप ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो आपको पता है सेवानिवृत्त हो जाने के बाद में इन राज्यसभा के सदस्यों को भी पेंशन वगैरह ये मिलती है, भत्ते भी मिलते हैं, पेंशन भी मिलती है। अब देखिए राज्यसभा के पदाधिकारी। आपको पता है पदाधिकारी के रूप में कि राज्यसभा के प्रमुख लीडर कौन होता है। आपने नाम सुना होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो देखिए राज्यसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, एक सभापति और एक उपसभापति, और इनका लीडर होता है उपराष्ट्रपति। तो सभापति और उपसभापति तो उन सदस्यों में से ही बनाए जाते हैं जो राज्यसभा के प्रतिनिधि चुन करके आते हैं, किंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। उपराष्ट्रपति बनाया जाता है तो वह 5 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित कर सकती है। कि कोई भी राज्यसभा का सदस्य है उसमें से एक को उपसभापति निर्वाचित कर सकती है, एक को सभापति निर्वाचित करती है। तो देखिए पदेन सभापति प्रमुख लीडर के रूप में उपराष्ट्रपति होता है। संसद के कार्य और शक्तियां, कि संसद क्या क्या काम करती है, ये आपके 4 अंकों के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है कि संसद क्या क्या काम करती है।
पॉइंटों के अनुरूप इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। पावर एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, क्योंकि संसद को कहते हैं पार्लियामेंट, पावर यानी शक्तियां, तो पार्लियामेंट की क्या क्या शक्तियां, जैसे हम इसमें 6 पॉइंट दिए गए हैं। विधायी शक्तियां, संविधान में संशोधन की शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और निर्वाचन संबंधी शक्तियां और विविध शक्तियां। तो इन 6 पॉइंटों को आपको कंठस्थ याद करना है बोर्ड की अच्छी तैयारी के लिए। इसमें बड़ा निबंधात्मक प्रश्न आता है 6 नंबर के लगभग, तो 6 नंबर का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब पहला पॉइंट देखिए, इसके द्वारा प्रमुख शक्तियां दी गई है। संविधान के द्वारा संसद को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है। संसद की प्रमुख शक्तियों का उल्लेख अग्रलिखित किया गया है। पहला है विधायी शक्तियां। विधायी यानी कानून, कानून बनाने की शक्तियां। अब कानून बनाने की शक्तियां संसद को किस प्रकार दी गई है कि कानून बनाए जाते हैं 2 प्रकार के, साधारण विधेयक और सामान्य विधेयक और धन विधेयक। तो देखिए, सामान्य विधेयक कह सकते हैं या साधारण विधेयक कह सकते हैं, और धन कानून, ये दोनों संसद में बनती है। संसद का सबसे प्रमुख कार्य है राष्ट्रीय हितों को दृष्टि कर रखते हुए कानूनों का निर्माण करना। संसद को संघीय सूची और समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून निर्माण अधिकार प्राप्त है, कि हमारी संघ सूची और समवर्ती सूची के जो विषय हैं उन पर कानून संसद ही बनाती है। यदि भी समवर्ती सूची के विषयों पर संघीय और राज्य विधानमंडल दोनों के द्वारा कानूनों का निर्माण हो सकता है, किंतु इन दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में पारस्परिक विरोध होने की स्थिति में संसद द्वारा ही निर्मित कानून ही मान्य होता है। संसद के द्वारा अवशिष्ट विषयों पर भी कानून का निर्माण किया जा सकता है। तो देखिए, हमने पढ़ा है कि हमारे कानून बनाने की प्रमुख सूचियां 3 होती है। पहले संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। तो राज्य सूची के विषयों पर तो कानून राज्य सरकार बनाती है, किंतु पहली जो है संघ सूची पर और समवर्ती सूची पर कानून केंद्र सरकार ही बनाती है, यानी संसद ही बनाती है। अब समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों सरकारें मिलबैठ करके कानून बनाती है, किंतु विवाद होने पर निर्णय संसद का ही चलता है। संविधान में संशोधन की शक्ति, कि हमारे जो संविधान के 395 अनुच्छेद हैं उसमें कोई परिवर्तन करना है तो वो संसद को अधिकार प्राप्त है, किंतु कुछ संशोधन जैसे नागरिकों के मूल अधिकारों का संशोधन करना हो तो वहां पर आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं की भी सहमति आवश्यक है, और सामान्य संशोधन केवल संसद अकेली कर सकती है। तो संसद के दोनों सदन मिलकर के करते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन, आप कह सकते हो लोकसभा और राज्यसभा। संविधान में संशोधन के संबंध में संसद को महत्व शक्ति प्राप्त है, जिसके महत्वपूर्ण शक्ति में क्या दिया है, संविधान के अनुसार संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, किसी राज्य विधानमंडल में नहीं। संसद के दोनों सदनों द्वारा संविधान संशोधन का कार्य किया जाता है, और संविधान के अधिकांश अकेली संसद के द्वारा ही या तो सामान्य बहुमत के या पृथक दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन किया जा सकता है। संविधान की केवल कुछ ही व्यवस्थाएं ऐसी है, संशोधन के लिए भारतीय संघ के आधे राज्यों के विधानमंडल स्वीकृति आवश्यक होती है, कि सामान्य संशोधन तो अकेली संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के करती है, लेकिन मूल अधिकारों में संशोधन करना है तो भारतीय संघ के आधे राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति आवश्यक है। जैसे हमारे मूल अधिकार हैं नागरिकों के, उनमें परिवर्तन करना है तो संसद नहीं कर सकती, उनमें अगर संशोधन करना है तो आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं की सहमति जरूरी है। फिर है वित्तीय शक्तियां, कि धन शक्ति के बारे में क्या दिया गया है, तो जनता के प्रतिनिधि होने के नाते भारतीय संसद की राष्ट्रीय वित्त में पूर्ण अधिकार प्राप्त है, और प्रतिवर्ष वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तावित बजट, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय आय व्यय का लेखा, आय व्यय का मतलब धन, आय और खर्च का विवरण, जब तक है लोकसभा से स्वीकार न करा लिया जाए उस समय आय व्यय से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। फिर है प्रशासनिक शक्तियां, कुछ शक्तियां ऐसी है जो मंत्रिमंडल को ही शक्तियां प्राप्त की गई है। तो मंत्रिमंडल में देखिए, संसद में भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है,
अतः संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका तथा मंत्रिमंडल संसद व्यवहार में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। संसद अनेक प्रकार के कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण संसद के द्वारा किया जाता है और प्रमुख उसका जो मंत्रिमंडल है वो समय समय पर अपने पदों के द्वारा कार्यों का संचालन करता है। फिर है निर्वाचन संबंधी शक्तियां, कि संसद को किस प्रकार किन किन लोगों को वोट देने का अधिकार है। संसद के जो सदस्य हैं दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा के, तो वे क्या क्या कर सकते हैं उसकी व्यवस्था की गई है। देखिए, अनुच्छेद 54 में एक नियम लिखा गया है कि संसद को कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियां प्राप्त है कि वो वोट भी देती है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल के अंग हैं, यानी कि वे राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं जब राष्ट्रपति को चुनना होता है। अनुच्छेद 66 में एक और बात लिखी गई है, इसके अनुसार संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, कि जब उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं तो भी संसद के दोनों सदस्य मिलकर के इसका चुनाव करते हैं। फिर विविध शक्तियां, और क्या क्या शक्तियां दी गई है, जिसमें देखिए महाभियोग लगा सकती है संसद। संसद के दोनों सदन संविधान द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर उसे पदच्युत कर सकती है, कि राष्ट्रपति सही कार्य नहीं कर रहा है, उसको पद से हटाना है, तो दोनों सदनों के सदस्य मिलकर के महाभियोग लगा सकते हैं। इस प्रकार ये दोनों सदन सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को असक्षमता व दुराचरण के आधार पर पदच्युत करने का प्रस्ताव पास कर सकते हैं। तो महाभियोग देखिए, राष्ट्रपति को भी पद से हटा सकते हैं संसद, और हमारी न्यायपालिका का कोई भी जो न्यायाधीश है अगर वो असक्षम है न्याय करने में, उसको भी संसद ही हटा सकती है। इस प्रकार का प्रस्ताव प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। उपराष्ट्रपति को उठाने के लिए राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव लोकसभा द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। ये कहते हैं कि सामान्यतः राष्ट्रपति को या किसी प्रकार के न्यायाधीश को हटाना है तो दोनों सदनों में से किसी भी सदन से शुरुआत हो सकती है, किंतु उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो उसकी शुरुआत राज्यसभा से ही होनी चाहिए। राज्यसभा से 2/3 बहुमत पारित होने के बाद में वो दूसरे सदन में प्रस्ताव को भेजा जाता है। तो दूसरे सदन में लोकसभा में भी 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, तब इन पदों को हटा सकते हैं, इनके पद को अपने पद से मुक्त कर सकते हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति द्वारा घोषित संकटकालीन घोषणा की प्रभाविता के लिए घोषणा के 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 माह के लिए लागू होता है, तथा इसके बाद भी यदि इसे बढ़ाने की आवश्यकता होती है तो 6 माह तक और बढ़ाया जा सकता है, पर उसके लिए संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है। कि जब भी किसी राज्य में संकट होता है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है देश के लिए और राज्य के लिए, तो उस समय राष्ट्रपति को केवल 6 माह तक ही अधिकार प्राप्त है किसी भी राज्य में या देश में राष्ट्रपति शासन लगाने का। लेकिन उसको आगे और बढ़ाना है तो ये अधिकार संसद को ही मिला है। संसद के सारे सदस्य मिलकर के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये पावर दिया गया है संसद को। तो देखिए, विविध शक्तियों के रूप में दिया गया है। अब नेक्स्ट है लोकसभा की शक्तियां, अधिकार और कार्य। ये तो संसद के मिलकर के दोनों सदनों के कार्य और शक्तियां दी गई थी। अब इन दोनों की अलग अलग कार्य और शक्तियां पढ़ेंगे, पहले लोकसभा की और फिर राज्यसभा की। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।